हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल से अफ़गान सफ़ीर की साहिबजादी की इस्लामाबाद में अगवा और तशद्दुद का जो मामला है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अब जो है अहमियत इख्तियार कर चुका है और इसी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में अपने सफ़ीर और सीनियर डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। कल से ये मामला जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अब ताज़ा अपडेट ये है जो अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी देख रहे होंगे, IG इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ कर रहे थे। इसमें IG इस्लामाबाद ने कुछ तफसील बताई इस वाक़े की, कुछ कल शेख रशीद साहब के तवस्सुत से सामने आई थी। IG ने ये बताया जो दो अहम बातें की, एक उन्होंने ये कही कि जो अफ़गान सफ़ीर की साहिबजादी हैं वो F9 पार्क जाने से पहले वो F6 भी गई थी और रिहाइश गाह उनकी F7 में थी। तो उन्होंने कहा कि इस बात कुछ समझ में नहीं आती कि F6 से वापस वो F9 पार्क कैसे आई इस्लामाबाद में। दूसरी बात ये एक अहम बात है जो कहा जा रहा था कि जो रावलपिंडी वो गई और वहाँ का कैमरा जो है उसकी तफसील उससे फुटेज अभी तक हासिल नहीं की जा सकी। उस बारे में यही उन्होंने कहा कि उसका इंतज़ार है और ये दो मामला हैं। और तीसरा ये मोइद यूसुफ ने जो कन्फर्म किया वही बात दोबारा की ऑफिशियल लेवल पे जो कल शेख रशीद साहब ने कही थी। उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल रैकेट है, इंटरनेशनल साजिश है और रॉ का एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। यही बात मोइद यूसुफ ने अब से थोड़ी देर पहले कही है। उन्होंने हवाला दिया EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का और इसको एक साजिश का हिस्सा ही करार दिया है। लेकिन मामला वही है और बहुत अहम भी है क्योंकि सिफारती सतह के ऊपर भी बहुत अहमियत है इन हालात में जो अफगानिस्तान में है इस वक्त, और पाकिस्तान के हवाले से जो सवालात वैसे भी हर वक्त उठाए जाते हैं, इस बारे में कोई हतमी बात सामने आना बहुत अहम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हतमी बात सामने नहीं आई है जो अब से थोड़ी देर पहले हुई है। आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और जो हम खास मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हैं एजाज सैयद, जिनको आप सब जानते हैं, सहाफ़ी हैं और हालिया आपने जो है वो अफ़गानिस्तान से अभी वापस आए हैं, वहाँ से आपने रिपोर्टिंग की, अफ़गान हुकाम के इंटरव्यूज़ किए, काबुल का सियासी माहौल आपने देखा और सबसे बढ़कर जो अफ़गान अवाम है उनकी इस सारी सूरत हाल में जज्बात को भी आपने देखा, उनसे बात भी की। बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमारे साथ हैं। और मैं नाज़रीन को बता दूं प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ रुस्तम शाह मोहम्मद साहब होंगे, साबिक सफ़ीर हैं, उनसे हम क्योंकि सिफारती मामला इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। एजाज, मैं चाहूँगी कि पहले हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अफ़गान सफ़ीर की साहिबजादी का जो मामला है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यकीनन कोई हतमी बात सामने नहीं आई। हम किसी हद तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिरी जो फुटेज जिसका हवाला दिया जा रहा है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है इस मामले से मुतालिक? अब्सा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो अफ़गान एम्बेसडर की बेटी का मामला है उसने इस बात में कोई शक नहीं है कि एक एम्बेरसमेंट दी है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली। ये कोई अच्छा नाम नहीं गया पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया अफ़गानिस्तान में भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान हुकूमत है, आप अफ़गान सदर का बयान देख लीजिए, आप अफ़गान नायब सदर वो तो रूटीन में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, फिर आप अफ़गानिस्तान की अपोजिशन का बयान देख लीजिए और फिर उनकी पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ साथ जो तालिबान जिनको हम यहाँ पर एक तासुर है कि हम वो हमारे एलाइड हैं, उधर भी ये तासुर है, तो उन्होंने भी जो बयान दिया है वो भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल एक बैड मैसेज गया है, एक बहुत बुरा मैसेज गया है। और जो तहकीकात अभी तक हुई हैं, मुझे कोई शक नहीं है पाकिस्तान की जो पुलिस है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा टेररिज्म का वाक़या हो तो इनमें कैपेसिटी है इस बात की पूरी कि वो किसी भी शख्स को जो मुलव्वस आदमी है वो उसको पकड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अगर ये काम किसी ने बाहर से किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक टेस्ट केस होना चाहिए कि तमाम मुल्ज़मान को ये पकड़ा जाए और पकड़ कर उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि ये पाकिस्तान के ऊपर जो बदनामी आ रही है
वो हम उससे बचें। वो तो यकीनन है। और जो बातचीत हो रही थी उसमें हमें आईजी साहब की जो बात थी उसमें कुछ अंदाजा भी हमें हो रहा था, जहां वो कह रहे हैं 300 कैमरों की फुटेज है, और यकीनन ये तो नजर आता है कि कुछ वक्त तो लगता है इतने सारे कैमराज और उसके बाद एनालाइज करने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर किया जाए, क्योंकि इससे पहले कि बात इससे भी ज्यादा फैले। लेकिन ये चीज आपके लिए एड अप करती है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो इनिशियल रिपोर्ट उनकी तरफ से दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने जो बयान दिया उससे कुछ चीजें मुख्तलिफ थी, जिस तरह से कल शेख रशीद साहब आके बता रहे थे। तो ये आप इसको कैसा समझते हैं? जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा फ़ोन वो मेरा साथ ले गए, बाद में उन्होंने डेटा सारा फ़ोन से उड़ा के हवाले कर दिया, तो ये ऐड अप कर रही है सारी सिचुएशन आपकी नज़र में? आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। देखिए अच्छा, एज ए जर्नलिस्ट मैं किसी ज़माने में क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, और इन चीज़ों को आप और हम सारे देखते आए हैं। मोटी बात क्या है? मोटी बात यह है कि वो लड़की इस्लामाबाद से अगवा हुई, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी तस्दीक उसकी मेडिकल रिपोर्ट कर रही है। उसको अगवा किसने किया, वो कौन है, अभी तक हमें नहीं पता। और इसके ऊपर हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने बयानात पहले से दे दिए, वो मेरे ख्याल में कोई कबल अज़ वक्त बयानात थे, जो ना देते तो इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, मुलजमान को पकड़ती और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ज़्यादा बेहतर होता कि हम मौसर तरीके से मुलजमान को सामने ले आए और मौसर तरीके से साबित करें। कल जब वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया वो तो यकीनन हमें बहुत ही कबल अज़ वक्त लगा, क्योंकि उन्होंने ये सब बातें कह के सबसे पहले अपने बयान में कह दिया कि ये रॉ की साजिश है या भारत की तरफ से कुछ प्लान किया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। उसके कुछ घंटों बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये कबल अज़ वक्त होगा ऐसा कोई भी कॉमेंट करना। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर आके मोईद यूसुफ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आईजी और वजीर खारजा मौजूद थे, ये बात कह दी है। तो अब आप इसको कैसे देखते हैं? हमारी अगर तफ्तीश होगी भी तो इसको मद्देनजर रख के होगी कि किसी की साजिश है, या आप कैसे अब आगे इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा सकती है? देखिए, एक हिंदुस्तान में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया है, रॉ जिसे कहते हैं, उनके एक अफसर थे, उनका नाम था मेजर जनरल वीके सिंह। उन्होंने किताब लिखी थी 2005-6 में, उसका नाम था एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इनसाइड द सीक्रेट्स ऑफ रॉ। तो उन्होंने इंतसाब में एक बात लिखी थी कि हिंदुस्तान में जो भी वाक़या होता है उसका हम इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर धर देते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर तहकीकात नहीं होगी, हम शेल्व कर देते हैं। तो उसने अपने हवाले से बड़ी बातें लिखी। मुझे ये है कि हम रॉ का नाम तो ले रहे हैं, कोई एविडेंस भी होगी या नहीं होगी, मैं ये चाहता हूँ कि रॉ को एक्सपोज कर दें, उनके बंदों को पकड़ें। कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा और दुनिया के सामने लेके आए, और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम पेश करते हैं कि जी रॉ इन्वॉल्व है। तो इस सारे केस में भी हमें जो इसमें अगर रॉ मुलव्वस है, अगर मुलव्वस है जिस तरह ये कह रहे हैं, तो उसको पकड़ के एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा, एक और भी चीज़ है, जो सिफारती प्रोटोकॉल्स होते हैं सिफारती अमले के, उनके ख़ानदानों के, वो क्या होते हैं? यहाँ पे कहीं वो भी ब्रेक हुए आपकी नज़र में? सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं, क्योंकि उनका एक टैक्सी में सफ़र करना, वहाँ से अपने घर से मरकज़ या वो खड्डा मार्केट जाना, वहाँ से एक टैक्सी लेके एक जगह जाना, वहाँ से पिंडी जाना, अपेरेंटली जो बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से, और फिर काफ़ी सफ़र करना उसमें, तो सिफारती प्रोटोकॉल्स होते हैं कोई? देखिए, सिफारती प्रोटोकॉल्स का इतलाक़ होता है डिप्लोमेटिक अमले के ऊपर। जो डिप्लोमेटिक अमला नहीं होता या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उनको डिप्लोमेटिक इस्तिस्ना होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके ऊपर पाबंदी होती है कि वो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते या वो टैक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है उस तरीके से। ये एक नॉर्म है कि बाज़ डिप्लोमेट्स जो हैं, हमारे यहाँ जर्मनी के साबिक सफ़ीर रहे हैं, वो यहाँ पर बस में सफ़र कर लेते थे, साइकिल चला लिया करते थे। तो हम इस बात पर एतराज़ नहीं किसी के ऊपर, किसी की फैमिली के ऊपर उठा सकते कि जी आपने टैक्सी क्यों ली। तो असल बात तो ये है कि एक वाक़या हुआ, और हमारे शहरियों के साथ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। असल बात यह है कि उस वाक़े के मुल्ज़मान को पकड़ना चाहिए, और अगर रॉ इस तरह की कार्रवाई इस्लामाबाद में कर रही है तो मैं तो बड़ा कंसर्न्ड हूँ कि रॉ इतनी मजबूत तो नहीं होनी चाहिए।
हमारे साथ डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शकील करार साहब हैं, उनसे हम कुछ चीज़ें मालूम कर लेते हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो वाक़या है अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा और मुबैना तशद्दुद और अगवा के हवाले से, इस बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले आईजी इस्लामाबाद की और वज़ीर ख़ारजा की तो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपने अब तक इसके अंदर क्या अहम बातें नोट की हैं, ये जो सारा मामला है इसके अंदर? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें अब तक ऑफिशियल बताई जा चुकी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारजा और आईजी इस्लामाबाद और सलामती अमूर के जो मशीर हैं उन्होंने भी बहुत सी चीजें कह दी हैं। लेकिन इसमें अहम नुकता ये है कि जो दरखास्त अफगान सफीर की बेटी ने दी और उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन इस दौरान में गुज़िश्ता रोज जब एसपीसीटी के ऑफिस में अफगान सफीर की मौजूदगी में आईजी इस्लामाबाद बैठे थे और हसासदारों के साथ बैठे थे, वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने अफगान सफीर की बेटी से और उसकी दरखास्त के हवाले से, उस वकूल के हवाले से जब क्वेश्चन किए तो वो उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मुख्तलिफ चीजें पूछी गई कि आप इतने इस दौरान में जब आपको वहां से आपने कहा कि एक बंदा गाड़ी में आके बैठ गया तो क्या वो मुसल्ला था, आपने किसी को कॉल क्यों नहीं की, आपने किसी को मैसेज नहीं किया, 15 पे कॉल, कोई कुछ भी आपने रिएक्शन नहीं दिखाया, और जब आपको होश आया तो आप क्या किस कंडीशन में थी या क्या, मतलब मुख्तलिफ उससे सवालात किए गए और वो उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई, जिससे उसकी अपनी जो दरखास्त है वो उसमें काफी इबहम, काफी चीजें जो है वो उसमें क्लियर नहीं थी। उसमें मतलब काफी चीजें थी जो क्वेश्चनेबल थी। अच्छा, अब अफगान सफीर की मौजूदगी में उसकी बेटी से क्वेश्चन हो रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रही, तो वहीं से केस जो है वो मुश्किल हो जाता है कि जो वकूआ बनाया गया है कि 2 बजे के बाद वो घर से निकली है, 2 बजे से लेकर शाम 5:30-6 बजे तक वो 3 घंटे नहीं थी घर में, तो उसके वालिदैन उसके अफगान सफीर ने, पुलिस सराय बताते हैं कि 5:30-6 बजे करीब जो सिक्योरिटी डिवीजन पुलिस है उसको इत्तला दी गई कि उनकी जो अफगान सफीर की बेटी है वो लापता है। तो इस 3 घंटे में उसकी लड़की की मूवमेंट है। अब आईजी इस्लामाबाद ने ऑफिशियल उसकी तस्दीक भी कर दी है कि वो 300 कैमरों की मदद से उस तमाम जो उसकी मूवमेंट है, टैक्सी ड्राइवर, उनके इंटरव्यूज किए गए, सब कुछ किया गया। वो तस्दीक हुई कि वो कहाँ से रहती, वो F7 में है, फिर वो F6 आती है, फिर F9 पार जाती है। तो तमाम चीजें इससे साबित हो जाता है इसके पास कि ये नाकाबिल तफसील सबूत मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस के पास कि ये इस अफगान सफीर की बेटी ने टोटल झूठ की एप्लीकेशन दी है, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये ठीक है, लेकिन पिंडी की जिस वीडियो का कहा जा रहा है कि इस वक्त से इस वक्त की वीडियो अभी तक हमारे पास नहीं है, वो कौन से इलाके हैं, उस वक्त वो कहाँ पर मौजूद थी? और शकील साहब, एक और चीज भी बता दीजिएगा, जो मेडिकल जो उन पे तशद्दुद की बात है, उसमें मेडिकल में क्या बात सामने आई? देखिए, उसमें मेडिकल में कोई सीरियस चीज तो है नहीं। ये मामूली जो खराशें होती हैं, वो भी किसी को भी का थप्पड़ मार दिया जाए, नाखून मार दिया तो उसको खराशें आ जाती हैं, उतनी सीरियस उसमें नहीं था। तो थप्पड़ और नाखून होता है शकील साहब। इसमें देखिए, उसमें असल जो मेडिकल था वो होना चाहिए था दूसरा, जो जाति का होता है वो नहीं हुआ है। ये जो आपका एक्सटर्नल मेडिकल है वो हुआ है। एक्सटर्नल मेडिकल में कुछ सीरियस उसमें चीजें नहीं लिखी है, लेकिन जो रावलपिंडी गखड़ प्ला से लेकर दामने को तक की जो चीजें हैं वो काफी मशकूक है, वो चीजें नहीं मिल रही है। वो अगर सामने आ जाती है तो फिर बहुत सी चीजें खुल जाएंगी। अभी अगर पुलिस अगर रिलीज कर दे, गवर्नमेंट वो फुटेज रिलीज कर दे जिसमें वो टैक्सी में बैठ के वो जहाँ जहाँ जा रही है, 3-4 टैक्सी चेंज की हैं, तो फिर इनके पास क्या मुझसे फिर ये फेस करेंगे मीडिया। शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। लेकिन मैं ये एक वजाहत यहाँ पे कर दूँ, नाखून मारना या थप्पड़ मारना भी तशद्दुद के ज़ुमरे में ही आता है। तो ये उनकी जो एक्सटर्नल मेडिकल रिपोर्ट है, इस पे अभी हम लोगों को थोड़ा मजीद देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से फुटेजेस सामने आती हैं, जो भी आते हैं, मामला कहाँ तक जाते हैं। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, और पॉइंट ये है कि आपने अफगानिस्तान में अफगान हुकाम से भी बात की, और बहुत इंटरेस्टिंगली मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा देख कर कि आपने वहाँ के आम अवाम से भी बात की, आपकी ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हुई होंगी। ये जितनी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसके अंदर सवाल ये उठता है कि आम आदमी, नौजवान खास तौर पे अफगानिस्तान में तालिबान की इस पेशकदमी को, और हम पूरी दुनिया के अब तालिबान से मुज़ाकरात को, इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? अब साहब बहुत शुक्रिया। ये सबसे अहम सवाल है कि वहाँ पर आम आदमी क्या सोचता है। 20 साल में अमेरिकन जारी जब सितंबर 2001 के वाक़यात के बाद वहाँ पे हुई, तो उसके बाद तकरीबन 4.3 ट्रिलियन रुपीज़ डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए गए अमेरिकन की तरफ से, और फिर नेटो ने भी इसमें हिस्सा डाला हुआ। हुआ ये है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के, लाइक काबुल, हेरात, कंधार, पंजशेर, या जितने भी जो अर्बन एरियाज़ हैं, उन अर्बन एरियाज़ में
जो एक नया अफगानिस्तान पैदा हो चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जुलाई 2004 को पहली दफ़ा अफगानिस्तान गया था, और जब मैं एयरपोर्ट से निकल के हम उस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस में जा रहे थे, तो रास्ते में कोई एक भी इमारत ऐसी नहीं थी जो बुलेट रिडल ना हो। तमाम जो इमारतें थीं उन पे जंग और कॉन्फ्लिक्ट के जो निशानात वो मौजूद थे। तो इस दफ़ा जब मैं काबुल में हम करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा, तो गाड़ी से जब मैं अपने होटल की तरफ रवाना हो रहा था, तो मेरे लिए एक नया अफगानिस्तान था, नया काबुल था, जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स थीं, जहाँ पर सड़कें पक्की थीं, जहाँ पर सफाई का एक वाज़ेह निज़ाम नज़र आ रहा था, गलियाँ बनी हुई थीं और बड़े बड़े मॉल्स थे। जो ये टेन्योर है 20 साल का। अगर आप सोचिए कि 1996 में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई और फिर 2001 में सितंबर में जो वाक़या हुआ 9/11 का, तो 9/11 जनरेशन ने एक जन्म लिया जिसने तालिबान का दौर शायद नहीं देखा। लेकिन जो बच्चा सितंबर 2001 को पैदा हुआ है, आज 21 साल का वो बच्चा हो चुका है। और अगर 3 करोड़ 22 लाख से ज़ायद की जो आबादी है कमोबेश अफगानिस्तान की, तो उसमें से कमोबेश 65% जो आबादी है वो नौजवान लोगों के ऊपर मबनी है, और ये वही उम्र है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो ये वो वाला तबका है जिसने अर्बन एरियाज़ को देखा है। 9 मिलियन के करीब स्कूल में उनके बच्चे जाते हैं, 18,000 तकरीबन स्कूल हैं उनके पास, 23 मिलियन लोग उनके पास इंटरनेट की सहूलत है, बिजली है वहाँ पर, हेल्थ की फैसिलिटीज़ टूटी फूटी ही सही लेकिन है, पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब ये बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर जो मॉल्स हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो 2 मुल्कों को कॉपी करते हैं, या दुबई को वो कॉपी करते हैं या तुर्की को कॉपी करते हैं। तो ये एक ऐसी जनरेशन पैदा हो गई हुई है वहाँ पे जिसका इस पूरे सिस्टम के साथ एक स्टेक है, और जिसका इस पूरे सिस्टम के साथ एक स्टेक है वो तालिबान की हुकूमत दोबारा नहीं चाहता। अच्छा। ये एक आम आदमी की सोच है। और अब सा जो हैरानकुन बात ये है, मैं अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जिन जगहों पे मैं गया हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की हुकूमत को अच्छा नहीं समझा जाता। जब वो हम पाकिस्तानियों को देखते हैं तो वो बाज़ लोग तो बड़े वार्म वेलकम हमें करते हैं, बहुत एक बड़ा तबका है, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो पाकिस्तानियों को वार्म वेलकम नहीं करता। वो ये कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान पैदा किए और जिन्होंने तालिबान पैदा करके हमारे मुल्क में भेज दिए तबाही के लिए, और फिर उनके जो बड़े हैं उन्होंने उनको तालिबान दौर के किस्से सुनाए हुए हैं। तो एक बहुत सारी जो आपके के मिसट्रस्ट पाकिस्तान के हवाले से वो पब्लिक लेवल पर मौजूद है, और उनकी जो अवाम है वो अपनी गवर्नमेंट से भी खुश नहीं है, जो अशरफ गनी हुकूमत है। मैं आपसे जानना चाह रही थी। तो जो उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी परफॉर्मेंस देखें, इनकम्बेंसी इशू तो हर गवर्नमेंट में यहाँ पे भी होता है ना। आज कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से खुश थे, या जिसकी भी हुकूमत होती है, लेकिन जब बात आती है दूसरा ऑप्शन क्या है, तो उस हवाले से फिर वो आप जब वो कंपैरिजन करते हैं ना कि तालिबान के साथ, तो फिर वो ये कहते हैं कि ये हमें गवर्नमेंट कबूल है। हाँ। फिर वो हुकूमत और अवाम उनकी जो पाकिस्तान अर्बन अवाम जो उनकी है, अर्बन सेंटर्स जिसको हम कहते हैं, जी वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से उनके अच्छे। अच्छा एजाज, मैं ऑन ग्राउंड, क्योंकि आप थे, मैं आपसे ऑन ग्राउंड एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी। अब 2 तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक तरफ ठीक है, पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है तालिबान की पेशकदमी के हवाले से, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खबर आती है कि अफगान फोर्सेज ने कुछ जगहों पर कंट्रोल वापस संभाल लिया है। अफगान जो तालिबान है उनका ये दावा है कि फोर्सेज आके हमारे पास सरेंडर कर रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं है अफगान हुकूमत के ऊपर। तो आपने ऑन ग्राउंड रहते हुए वहाँ पे इन दोनों में से क्या देखा? देखिए, इन टर्म्स ऑफ लैंड जो तालिबान वो विक्ट्री के ऊपर है। अगर आप 412 के करीब उनके अजला हैं, उनमें से तकरीबन 200 अजला जो हैं उनका कंट्रोल या ऑक्यूपेशन वो तालिबान के पास मौजूद है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो गवर्नमेंट साइड पे है, क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर ज़्यादातर वो अर्बन एरिया में आ गया हुआ है। ठीक है, तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह कि ये जो फौजों की सरेंडर की बात है, बिल्कुल वहाँ पर फौजों का सरेंडर हुआ है, लेकिन फौजों का सरेंडर की वजह क्या है? वजह ये है कि अमेरिकन ने जाना था सितंबर को, अमेरिकन ने रैप अप किया जुलाई में। अमेरिकन के पास जब वो इधर यहाँ पर थे, या नेटो जो यहाँ पर थे, तो उनके पास 2 बुनियादी चीज़ें थी। एक थी एयर पावर जिसको वो इस्तेमाल करते थे, और दूसरी थी सप्लाई।
अब सप्लाई में पैसे होते हैं ना, तो उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो जब इन्होंने ये जा रहे हैं तो उन्होंने पुल आउट कर दी। देखिए, जब भी जंग में सिपाही लड़ते हैं या फौज लड़ती है तो वो अपने एम्यूनेशन और खुराक की सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने जब सप्लाई खत्म हो गई तो मामला खत्म हो गया। और फिर तालिबान की भी एक स्ट्रैटेजी थी कि जितने भी सप्लाई सेंटर्स हैं सबसे पहले उन्होंने उन पे कब्जा किया। तो ये हुआ उनके साथ। लेकिन अगर आप ये कहें कि अर्बन एरियाज पे या इवन काबुल पे जो मरकज है वो तालिबान आएंगे आसानी से और जाके आसानी से कब्जा कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नजर आ, इतना आसान नहीं होगा। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी और जब वापस आएंगे तो मैं ये भी आपसे जानना, जो दावा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि हम बाय फोर्स असले के जोर पे नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खुद वॉलंटरली रजाकाराना तौर पे अफगान फोर्सेज हमारे साथ आके मिल रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे शो में आज बात हो रही है एक तो अफगान सफ़ीर की साहिबजादी के अगवा के वाक़े से मुतालिक भी और इन जनरल भी हम बात करें। एजाज सैयद की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जो कि अभी अभी अफगानिस्तान से होके आए हैं, वहाँ से बहुत सारी रिपोर्टिंग भी करके आए हैं। अब हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोमन साहब ने, जो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, बहुत अहम पोजीशंस पे आप रह चुके हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़ के ओहदे पर भी, और इन सारे मामलों पर आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मैं आपको बहुत वेलकम कहूँगी मोमन साहब। आपसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है सिफारतकार की बेटी के अगवा और तशद्दुद के वाक़े से मुतालिक, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारी हुकूमती सतह पे तो उसके ऊपर आईजी पुलिस ने भी अभी आके थोड़ी देर पहले वजाहत की है, लेकिन सिफारती अमल के लिए आपकी नज़र में ये कितना नुकसानदेह है जब दोनों मुल्कों के दरमियान पहले ही ऑफिशियल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है? देखिए, ये वाक़या अफसोसनाक तो है ही, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इसके असरात, इसके जो इम्प्लिकेशन हैं वो बहुत ही हमगीर हैं। मुद्दतों तक, साल तक ये वाक़या याद रखा जाएगा। ये एक इंसान की ह्यूमिलिएशन है। फेडरल कैपिटल में दिन दहाड़े एक सफ़ीर की बेटी, चाहे जो भी हो, लेकिन वो एक सफ़ीर की बेटी थी, उसके साथ ऐसे वाक़यात होना और उन पर तशद्दुद करना और फिर उनको जो है वो बेइज्जत करना, फिर उनको फेंक देना, ये बातें मुद्दतों याद रखी जाएंगी। ये अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है। इसके असरात ज़रूर ताल्लुकात पे पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ऑलरेडी बैक चैनल को एक्टिवेट किया होगा ताकि इसके जो डैमेजिंग इम्प्लिकेशन हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इनको कैसे कम किया जा सके, अफगान हुकूमत तक कैसे पहुंचा जाए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अफगान हुकूमत ने उजलत में फैसला किया है। सफ़ीर को इस तरीके से वापस बुलाना शायद मुनासिब नहीं था, इसलिए कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर एग्रीव्ड पार्टी ही इस सीन से गायब हो जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इम्पार्शल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? उनको तो यहाँ रहना था, कुछ दिन तो रहना चाहिए था ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकें, ताकि हम किसी नतीजे पर पहुँच सकें, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, उन क़ुव्वतों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो इसकी पीछे थी, जो साजिश में शरीक थी, क्योंकि ये उन लोगों का काम है जो इस सारे प्रोसेस को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। लेकिन वो तो अलग दास्तान है। लेकिन हमारी इंतज़ामिया को क्या हुआ, कैसे ये वाक़यात हुए, जो लोग ये वाक़यात कर रहे थे, जो लोग ये जुर्म कर रहे थे, उनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या उनको पकड़ा जाएगा या उनको जो है कानून के सामने कटहरे पे लाया जाएगा। ये तो उन जगहों पे होता है जहाँ लोगों को परवाह ही न हो। लेकिन इस्लामाबाद में तो ऐसा माहौल नहीं है कि लोग ये कहें कि हम जो कुछ करें हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इस वाक़े ने हमारे जो इदारे हैं, इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर भी उंगलियां उठा दी हैं कि कैसे, क्यों कर मुमकिन हुआ कि एक ऐसा वाक़े हुआ जिसके असरात मुद्दतों तक हमारे ताल्लुकात पे उनको इम्पेक्ट करते रहेंगे। मुद्दतों तक आप कहते हैं कि इसके असरात नजर आएंगे। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी और जब वापस आएंगे तो एक अहम अपडेट मैं जाऊंगी। इन जनरल आप लोगों के बहुत से कमेंट्स हम इसमें शामिल करें कि तालिबान और अफगान जो हुकाम है उनके दरमियान दोहा में एक और मुज़ाकराती दौर हुआ। ईद के मौके पर सीज़ फायर पर इत्तेफाक भी नहीं हो सका है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो अफगान अमूर हैं, आजकल की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी। एजाज़ सैयद मेरे साथ स्टूडियो में हैं और रुस्तम शाह मोहम्मद साहब साबिक सफ़ीर भी हमारे साथ हैं। एजाज़, मैं आपका एक कमेंट, क्योंकि आप आए हैं अभी अफगानिस्तान से, अफगान हुकाम से आपकी सरकारी हुकाम से बातचीत हुई वहाँ पे, उनके इस वक्त इस सारी सिचुएशन के हवाले से क्या ख्याल है, ख़ासकर पाकिस्तान को जहन में रख के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी किया इस्लामाबाद में, जिसके हवाले से कुछ पता नहीं चल रहा कि किस वजह से उसको डिले करने की बात की गई और अब क्योंकि ईद के बाद की बात की जा रही है। अफगान हुकाम के पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या उनके ख्यालात थे? दो मुख्तसर सी बातें। एक तो ये कि अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत है उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं इनकैपेसिटी के, नाअहली के, और वहाँ पे अंदर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो अशरफ गनी के हक़ में नहीं रहा। शायद हामिद करज़ई साहब और बाकी जो कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि ये स्टेप डाउन कर दें, तालिबान भी यही चाहते हैं। तो अब एक फेलियर्स जो है उसको आप शिफ्ट भी करते हैं ना, पाकिस्तान के हवाले से एक एनिमी इन्वायरमेंट ऑलरेडी बना हुआ है ओवर द ईयर्स, उसके तनाज़र में आप स्केप गोड बनाना है किसी को। कुछ गलतियां हमने माजी में भी की हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुले दिल से माना है, तो कुछ हम पर लादी भी जा रही हैं, कहा भी जा रहा है, कुछ माजी में भी थी, कुछ कहा भी जा रहा है। तो एक बात तो ये है, और आखिरी बात यह है कि जो हमारी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वो हमें बड़े भाइयों का किरदार अदा करना होगा और हमें उन्हें गले लगाना होगा। लेकिन आपको कोई पुरएतमाद या पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस नहीं मिला? दो तरह के लोग हैं वहाँ पे उनकी हुकूमत में। एक वो हैं जो बड़े रैशनल हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं। मोहम्मद हनीफ अतमर, उनके वजीर खारजा से मेरी मुलाकात हुई, और इस तरह के दूसरे उमर दाऊदजई और बहुत सारे लोग। और एक दूसरे हैं अमरुल्लाह सालेह हैं या एक दो और लोग हैं, वो इल्ज़ाम पाकिस्तान। मैं तफसीली तौर पर इसमें हम आने वाले दिनों में अफगान हुकाम से भी रब्ता करेंगे। उमर दाऊदजई साहब भी इंशाल्लाह आने वाले शोज़ में हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे। रुस्तम साहब, आपका कॉमेंट ओवरऑल, दोहा के अंदर हम देख रहे हैं अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान आज भी यही खबर है कि कोई सीज फायर के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। आप आने वाले वक्तों में अब क्या देख रहे हैं आगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत अमन के रास्ते में एक रुकावट बनी हुई है। वो चाहते हैं कि तस्वीर तो हो लेकिन उनकी कीमत पर ना हो, ये होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नामुमकिन है मेरे अपने ख्याल में। तालिबान और अशरफ गनी हुकूमत के दरमियान पावर शेयरिंग का उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अगर ऐसे होना होता तो तालिबान 10 साल पहले पावर शेयरिंग कर लेते, 15 साल पहले करते, 5 साल पहले करते। 20 साल में जंग की लड़ाई लड़ी, 3 लाख लोग जो हैं सारे सिविलियन भी और अफगान आर्मी और तालिबान वो मारे गए, और अब वो पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। जो मसले का हल है वो यही है कि एक ग्रैंड असम्बली लोया जरगा, जो अफ़गानिस्तान की एक तारीख़ी वो इंस्टीट्यूशन भी है, ट्रेडिशन भी है, उसको बुला के एक ट्रांजिशन हुकूमत की तश्कील दी जाए, और वो ट्रांजिशन हुकूमत उसको लीड तालिबान करें, लेकिन उसमें बाकी सारे फैक्शंस भी शामिल हों। वही अमन डिलीवर कर सकती है, वही दाइश का खात्मा कर सकती है, वही चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकती है, वही इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी के साथ अलाइन हो सकती है। क्योंकि जो भी हुकूमत बनेगी उनको एक ज़बरदस्त चैलेंज का, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के चैलेंज का सामना होगा, और वो उस वक्त होगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ पूरी तरह अलाइन हो। तो तालिबान को भी प्रैग्मेटिज्म और रियलिस्टिक होना पड़ेगा, उनको एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अदा करना पड़ेगा। उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी मूवमेंट को एक सियासी पार्टी में कन्वर्ट करें जिनके मकासद भी हों, गोल्स भी हों, हायरार्की भी हो, ताकि वो हुकूमतों के साथ डील करने के काबिल हो जाएं। तो ये तो उनका अपना काम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान पे तो वहाँ पे चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो जज्बात पाए जाते हैं, पाकिस्तान ख़ुद नहीं लेकिन पाकिस्तान को चाइना के ज़रिए ये कोशिश करनी चाहिए कि एक ट्रांजिशन हुकूमत के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, चाहे दोहा मुज़ाकरात में हो, चाहे दोहा मुज़ाकरात से बाहर हों। और चीन जो भी करेगा वो कम से कम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी नहीं करेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का तो करीबी इत्तेहादी है। और असल बात यह है कि चीन के ख़िलाफ़ वहाँ पे कोई जज्बात नहीं है, चीन का स्लेट बिल्कुल साफ़ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ बात हो सकती है, ईरान के ख़िलाफ़ बात हो सकती है, अमेरिका के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन चीन का जो है रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। कोई भी अफ़गान जो है वो चीन पर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है, और चीन वहाँ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कॉपर माइंस में भी, पेट्रोल, ऑयल एंड गैस में भी कर रहा है। तो चीन के वहाँ पे मफादात हैं। फिर चीन का जो
वन बेल्ट वन रोड स्कीम है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो उस वक्त कामयाब होगा जब अफगानिस्तान में अमन होगा। तो चीन के वो भी मफादात हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, ताकि उनका जो सी पैक या वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो जाए। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम चीन के किरदार को देखते हैं, और ये प्रॉब्लम यही है कि अमेरिका को यही डर है कि सरमाया उसने लगाया, लोग उनके मारे गए, 20 साल उन्हें जंग की, और आखिर अब वो चला जाएगा और चीन जो है आराम से यहाँ आकर एक डोमिनेंट इकोनॉमिक और पावर की तरफ बैठ जाएगा। लेकिन ये बात तो एक दिन होनी है वैसे भी। लेकिन अहम बात है, आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में चीन का किरदार पर बहुत नजरें रहेंगी। और एक और भी बड़ी अहम बात आपने कहा, पावर शेयरिंग आपको इस माहौल में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान इसका माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपके कीमती वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एजाज, आने वाले दिनों में भी हम आपके सफरनामे के बारे में आपसे जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।